तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो बताया था, क्या बताया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है ना। और यदि मैं इसमें एल अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो आर जो होगा वो आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा, ऐसे करके है ना। तो इस वाले क्वेश्चन पर भी, इस वाले फॉर्मूले पर भी काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरी बात, और मैंने आपको रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला और बताया था जो बेसिक था, दोनों में डिफरेंस होता है। रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला यही है, लेकिन ये फॉर्मूला इसका अप्रोक्सीमेशन होता है। क्लियर है क्या बात? इसी प्रकार से रेजिस्टेंस के बारे में भी आप रो नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी इस तरीके से लिख सकते हो, और ये इसका अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा कम होता है तो हम इस फॉर्मूले को ही यूज करते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। जैसे आप एक क्वेश्चन लिखो, फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले पर भी सवाल है ना। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट melting ice, boiling water and at a hot bath are 5 ohm, 5.5 ohm and 5.2 ohm. Find temperature of hot bath बोलते हैं इसे। ऐसे है, देखो मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये दो रेजिस्टेंस है, ये देखो 5 ओम, 5.5 ओम, 5.2 ओम। मेल्टिंग आइस का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है। और बॉइलिंग वाटर का मतलब होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही सही। और ये 5.2 ओम है। एंड ए हॉट बाथ का मतलब कोई हॉट बाथ टब, इस तरीके से आपको इसका टेम्परेचर निकालना है। यानी ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है रेजिस्टेंस, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे रखा है। 0 डिग्री पर 5 ओम है और 100 डिग्री पर 5.5 ओम है। तो इसका मतलब 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में कोई एक टेम्परेचर होगा और उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो इसका मतलब ये किसी टेम्परेचर टी पर ये 5 ओम है, तो वो ही मेरे को टेम्परेचर निकालना है। बात समझ में आई ना? पढ़ लो सवाल। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर मेल्टिंग आइस पर कितना है? 5 ओम। बॉइलिंग वाटर यानी 100 डिग्री जब हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा 5.5 ओम। और ये 5.2 ओम है किसी हॉट बाथ पर, मतलब किसी हॉट टेम्परेचर पर 5.2 ओम। तो इस टेम्परेचर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से है। अब बोर्ड पे देखो, ये है 100 ओम। देखो कैसे निकालेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इतना है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है, तो आप इसे R100 इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है क्या बात? तो ये तो हो जाएगा, देखो R100 इज इक्वल टू R नॉट प्लस अल्फा इंटू R नॉट इंटू 100। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो R100 माइनस R नॉट इज इक्वल टू अल्फा R नॉट 100। क्लियर है क्या बात? ये इक्वेशन बन गई। इस टाइप से वो बार बार क्वेश्चन पूछता है डिफरेंट तरीके से, जो मैं फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं, और उस फॉर्मूले को आप यूज कर लेना फिर एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब मान लेते हैं ये तो हो गया 100 और 0 के लिए रिलेशन अल्फा। क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन है। क्लियर है क्या बात?
तो एट टेम्परेचर टी यदि आरटी की हम बात करें, यानी टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो होगा आर नॉट 1 प्लस एल्फा, हाँ भाई ये कितना हो जाएगा टी माइनस जीरो। डेल्टा टी होता है ना, जैसे जैसे यहां पर डेल्टा टी कितना था 100 माइनस जीरो, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कितना हो गया 100। यहां पर हम इसे आर नॉट लिख देते हैं। क्लियर है क्या बात? तो यहां डेल्टा टी कितना होगा भाई, डेल्टा टी होगा टी माइनस जीरो, 0 डिग्री से टेम्परेचर टी हो गया। बात समझ में आई? तो टी माइनस जीरो, तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट एल्फा आर नॉट टी, सही है। और आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू एल्फा आर नॉट टी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 आ रही है क्या बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, हमें अल्फा तो क्वेश्चन में मालूम नहीं है, तो इन दोनों इक्वेशन से अल्फा क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2 यदि आप करते हो, 100 माइनस आर नॉट अपॉन आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, ये कितना आएगा अल्फा आर नॉट 100 डिवाइडेड बाय अल्फा आर नॉट टी, ये कट जाएगा। तो जो टेम्परेचर आएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन 100 अपॉन माइनस आर नॉट इंटू 100। तो दिस इज द फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला ये, कि टेम्परेचर टी का फॉर्मूला। ध्यान से देखो, यदि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस पता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मालूम है, और किसी और टेम्परेचर टी पर यदि आपको रेजिस्टेंस मालूम है, तो आप उस टेम्परेचर को इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को आपको याद भी करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। कैसे निकालेंगे हम, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो टेम्परेचर टी जो होगा आर टी 5.2 माइनस आर नॉट 5 अपॉन आर 100, 5.5 माइनस 5 इंटू 100, तो कितना आएगा 0.2 अपॉन 0.5 इंटू 100, है ना। तो आ जाएगा 200 अपॉन 5, यानी 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल रह गया था, मैंने ये आपको बता दिया, है ना। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस डिफरेंट देगा वो डिफरेंट टेम्परेचर पर, और इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको फिर से ओम्स लॉ या पावर पढ़ाने वाला हूं, है ना। ओम्स लॉ आपको ध्यान है, आप लिख भी सकते हो, V इक्वल टू आई आर, ये मैंने आपको बता दिया था, पॉइंट फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, है ना। साथ में J इक्वल टू सिग्मा ई, ऐसे भी होता है, ये दिस द पॉइंट फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, है ना, ये मैंने आपको लिखा दिया था। ये ओम्स लॉ होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बताया था, है ना, डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस को हम, है ना, कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है क्या बात? अब अगर जो हम किसी रेजिस्टेंस को, ध्यान से देखो, एक बैटरी ईएमएफ से यदि हम कनेक्ट करते हैं और ये रेजिस्टेंस आर है, तो क्या होगा बताओ, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। अगर जो ईएमएफ इसका V वोल्ट है और रेजिस्टेंस R है, तो ये जो V होता है, V बेटा ये बताओ सौजन्या, ये V क्या होता है? V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही है ना बात? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ऐसे करके V। तो अगर जो मान लिया हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, आप ऐसे समझो R, और यहां पे पॉइंट है V1 और यहां पे नोट पोटेंशियल है V2। अब नोट पोटेंशियल मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कैपेसिटर में कर चुके हैं। V1 और V2 पोटेंशियल है, ये V1 इस नोट पर है, V2 इस नोट पर है। तो यदि देखो V1 इज ग्रेटर देन V2 है, यानी ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो करंट इधर फ्लो होती है। सही है बात? साथ में यदि रेजिस्टेंस ये है और ये मान लिया V1 है और ये V2 है, इफ V1
इज लेस देन V2, और यू कैन से कि इस तरह का पोटेंशियल हाई है और इधर का पोटेंशियल लो है, तो करंट किधर फ्लो होगी? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। क्लियर है कि बात? यहां पे हां, आप इसे लिख सकते हो यहां पे, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर है क्या बात? लो पोटेंशियल। और ये तो मैंने बता दिया आपको, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगी। देखो ध्यान से, रफ में मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लिया रेजिस्टेंस है, यहां पे 2 वोल्ट है और यहां 0 है, तो करंट इधर फ्लो होगी। अगर जो मान लिया बोर्ड पे देखो, यहां पे यहां पे -2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो इसमें तो ये हाई पोटेंशियल है, लो है, इसमें ये हाई होगा और ये लो होगा, तो करंट इसमें इधर फ्लो होगी। ध्यान रखना, नेगेटिव पोटेंशियल 0 से भी कम होता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होती है। कॉपी करो पहले इसे। अब यहां पे हम बात करते हैं, ये जो V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लिया यहां पर पोटेंशियल 1 है, यहां पर पोटेंशियल 2 है, वैसे तो हम लिख देंगे कि इसका बैटरी का ईएमएफ 0, इसका बैटरी का ईएमएफ कितना हो गया? V वोल्ट, तो यानी कि V1 जो होगा यहाँ पे V, और V2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात अलग है। मान लेते हैं हम V1 इज ग्रेटर देन V2 को मान लेते हैं, लेट V1 इज ग्रेटर देन V2, तो बोर्ड पे देखो ये जो होता है ना V, ये पोटेंशियल नहीं होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां पे आप V1 माइनस V2 ऐसे इक्वल टू आई इंटू आर भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? V1 इंटू V2 इक्वल टू आई इंटू आर। मैं यहां से साफ कर देता हूं अभी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो आपको किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यदि यहां पर V1 है और यहां पे V2 है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो जो करंट होगी, करंट वो कितनी होगी? V1 माइनस V2 अपॉन R। आ रही है बात समझ में? बहुत सारी किताबों में ये V1 माइनस V2 को केवल V भी लिखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो V इक्वल टू आई आर में V जो होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ना कि किसी नोड पर पोटेंशियल। सही है? तो जो करंट आएगी वो ऐसे आएगी। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में ये तो कितना हो जाएगा? अरे V1 तो कितना है? V, और V2 कितना है? 0, तो V माइनस 0 अपॉन आर इक्वल V अपॉन आर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं साथ में, ऐसे करके मान लिया ये हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है, तो हमें मान लिया इसमें करंट निकाल लिया। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? हाँ भाई, ये 0 ये 10, तो इस वाली ब्रांच पे मैंने पहले भी आपको कैप्शन में बताया है, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, तो इस वाली पूरी ब्रांच में पोटेंशियल कितना जाएगा? 10, और इस वाली पूरी ब्रांच में पोटेंशियल कितना जाएगा? 0। तो ये करंट हमें निकालनी है, तो जो करंट होगी वो कितनी होगी? 10 माइनस 0 अपॉन आर, है ना, ऐसे बोलेंगे ना, V1 माइनस V2 अपॉन आर, 10 माइनस 0 अपॉन 2 किलो ओम, तो कितना आएगा ये? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी कि 5 मिली एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगी। ठीक है, तो मैंने आपको V इक्वल टू आई आर बता दिया, इसमें छोटा सा मैंने आपको बताया है। अभी तो मैं इसमें और भी काफी कुछ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं पावर, जो कि आप क्लास 10th में भी कर चुके हो। व्हाट इज पावर? जैसे मान लिया ये रेजिस्टेंस है और यहां पर आपने एक बैटरी लगा रखी है, एक ईएमएफ V वोल्ट की बैटरी, तो करंट आई, है ना। तो जैसे हमने कैप्चर में बताया था कि जब करंट किसी वायर से या रेजिस्टेंस के थ्रू चलती है, तो करंट देखो, रेजिस्टेंस ये तो सिंबल है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस तो क्या होगा? रेजिस्टेंस तो इस तरीके से होता है, कोई सिलिंड्रिकल वायर है ना। तो जब आप इसमें एक बैटरी लगाते हो, तो ध्यान से देखो, जो करंट चलती है, करंट
चार्ज की वजह से, चार्ज मतलब यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि करंट इधर चल रही है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, चलते हैं नहीं चलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर या रेजिस्टेंस के अंदर मूव करते हैं तो वो ऐसा तो है नहीं यहां पे हवा होती है सीधे सीधे चलते हैं, नहीं, वो तो ड्रिफ्ट होते हैं, टकराते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब वो एटम से टकराते हैं बैटरी लगाने के बाद तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है, तो एनर्जी का लॉस हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसकी वजह से इसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू पावर डिसिपेशन प्रोड्यूस होता है ना, या पावर जो है वो डिसिपेट हो जाती है, तो उसी हम उस पावर की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या बात? ये है ना। तो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं पावर व्हेन करंट फ्लोज इन रेजिस्टेंस electron collide with atoms and loss of energy takes place in the form of heat, है ना। तो एनर्जी लॉस और हीट प्रोड्यूस्ड per unit time is called power। तो ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, ये आपने क्लास 10th में भी कर रखा है, मैंने देखा था बच्चों की किताब में, है ना। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या, हीट लॉस पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है भाई, हीट लॉस पर यूनिट टाइम, यानी कि H/T, है ना। तो हीट का मतलब होता है जूल और टाइम का मतलब होता है सेकंड, तो इसकी जो यूनिट होगी जूल पर सेकंड, या इसे हम वॉट और W से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट। और कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी होती है, डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेना। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे भाई, हीट एनर्जी का mL²T-2/T, तो mL²T-3 इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? साथ में अगर जो आपको हीट निकालनी है कभी, तो H = P/T, है ना। तो हीट जो होगी, हीट प्रोड्यूस जो होगी, वो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देते हैं तो जूल में आ जाती है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, इसकी एक तो यूनिट जूल पर सेकंड और वाट है, और इसकी मतलब हॉर्स पावर भी यूनिट होती है ना। अदर यूनिट यहां लिख देता हूं, अदर यूनिट जो है ये हॉर्स पावर, है ना, हॉर्स पावर। क्लियर है क्या बात? हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में आप ध्यान रखेंगे 746 वॉट होते हैं, यानी कि 746 जूल पर सेकंड होते हैं। इसके अदर फॉर्मूले हैं, देखो फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे, है ना, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P = V/I। यदि आपको किसी रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट पता है तो पावर V = I से हम निकाल सकते हैं। साथ में एक तो फॉर्मूला ये है, और दूसरा फॉर्मूला V = IR होता है ना। तो यदि आप V की जगह यहां पे I × R × I लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला, I²R। तो पावर का एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, है ना। और V की जगह क्या लिख लोगे, V = IR। और यदि आपने I की जगह V/R लिख लिया इस फॉर्मूले में, तो पावर जो होगी V × V/R, यानी पावर = V²/R भी फॉर्मूला होता है। तो जो पावर का फॉर्मूला है और हीट प्रोड्यूस्ड तो निकल ही जाएगी, है ना। तो पावर के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, V × I, है ना, I² × R। क्लियर है क्या बात, I² × R = V²/R। ये 3 फॉर्मूले पावर के हैं। बात समझ में आ रही है? ये कब यूज करेंगे, जब हमें वोल्टेज और करंट मालूम हो,
करंट और रेजिस्टेंस मालूम हो, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस मालूम हो, साथ में पावर जो होता है वो H/T होता है पावर। तो यदि आपको हीट निकालनी है तो T से मल्टीप्लाई कर देंगे VIT और I²RT और V²/R इंटू टी। आ रही है क्या बात समझ में? तो ये तो पावर के फॉर्मूले हो जाएंगे, ये हीट लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज फॉर्मूला फॉर पावर एंड दीज आर फॉर्मूला फॉर हीट लॉस। इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड और वॉट आएगी, और जो हीट की यूनिट होती है वो जूल होती है। क्लियर है बात? तो मैं इसमें सवाल करा देता हूं कुछ आपको और फिर देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, if current 2 ampere is flowing through a resistance through a conductor of resistance 16 ohm, find heat produced in 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में, चलो 20 सेकेंड कर लो इसे, 20 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या दे रखा है। एक कंडक्टर है और कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 16 ओम, और हीट प्रोड्यूस निकालनी है हमें 20 सेकेंड में। तो मेरे को बताओ, हीट प्रोड्यूस का तो 3 फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? सेकेंड फॉर्मूला I² इंटू R इंटू टी हम यूज कर सकते हैं। तो जो हीट होगा I²R इंटू टी, 2² इंटू 16 इंटू 20, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 8 6 48 और 16 8 128, तो ये कितना हो जाएगा 128 जूल हीट आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। 64 इंटू 2, है ना, तो 128 इंटू 0। आई बात समझ में? 1280 जूल हीट इसमें प्रोड्यूस। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं पावर का। फॉर एग्जांपल, है ना, ऐसे लिखना है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ फैन of 100 watt if it is designed for 100 वोल्ट। क्लियर है क्या बात? एक रेजिस्टेंस बताना है आपको फैन का जो कि 100 वॉट का है ना, और 220 वोल्ट पर हम उसे चलाते हैं। तो इसने पावर दे दिया आपको 100 वॉट और वोल्टेज दे दिया 220 वोल्ट, और आपको इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर है क्या बात? तो रेजिस्टेंस कौन सा फाइंड करेंगे भाई? पावर इज इक्वल टू V²/R, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V²/R, तो रेजिस्टेंस होगा ये V²/P। V की वैल्यू कितनी होगी, 220 का स्क्वायर अपॉन 100, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटू अपॉन 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 20 इंटू 20, है ना, तो गुणा कर लेंगे 444484, तो रेजिस्टेंस होगा 484 ओम इज द करेक्ट रेजिस्टेंस। तो इस फैन में जो कॉइल लगी होती है उसकी पावर और वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे इस तरीके से। देखो आप, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, है ना। जैसे कि मान लिया हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आप घर पे, आप बता सकते हो आप अपने घर पे कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हो घर पे, बता सकते हो बेटा?
हाँ ये सब होते ना, और फैन, एसी, है ना, मोबाइल चार्जर, टॉर्च, ये सब हम यूज करते हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब यूज करते हैं। ये बात अलग होती है कि इनमें से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, एसी, मैंने आपको शायद एसी और डीसी का अंतर भी बताया था, है ना। तो अभी इस चैप्टर में तो हम डीसी करंट पढ़ रहे हैं, एसी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एसी वाले इंस्ट्रूमेंट हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो डीसी से चलते हैं। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके है ना। तो ध्यान, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि जो इंस्ट्रूमेंट मान लिया डीसी से चलेगा, और हमारे घरों में तो एसी आती है ना, तो एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक रेक्टिफायर लगा देते हैं, रेक्टिफायर सर्किट। क्या लगा देते हैं, रेक्टिफायर सर्किट। ये क्या करता है, एसी वोल्टेज को किस में बदल देता है, डीसी में बदल देता है। तो यदि आप देखोगे लैपटॉप पे, जैसे आप लैपटॉप यूज करते हो तो उसमें एक कनेक्ट चार्जर आता है जिसे आप चार्जर बोलते हो। तो जैसे यहां पे हम तो एसी लेते हैं 220 वोल्ट, 220-50 हर्ट्ज की एसी होती है, लेकिन हमें क्या रहता है, एक उसमें चार्जर रहता है पहले तो ऐसे करके, है ना, और फिर उसमें से निकलता है और उसे आप मोबाइल में या अपने लैपटॉप में कन्वर्ट करते हो। तो यहां पे तो हमारे घरों में एसी आती है, उसे रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा कन्वर्ट करके डीसी में बदलते हो, क्योंकि जो आपका लैपटॉप है वो डीसी पावर सप्लाई से चलता है, जो आपका मोबाइल है वो भी डीसी पावर सप्लाई से करता है। तो हमारे घरों में एसी आती है तो वो जो चार्जर होता है ना, मैं दिखा भी सकता हूं आपको, आप समझ सकते हो, जो चार्जर होता है उसके अंदर एक सर्किट लगा होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में जब हम पढ़ेंगे। तो मैं ये कह रहा था, जब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है तो उस इंस्ट्रूमेंट में पावर रेटिंग उसमें लिखी होती है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्या एसी के हों चाहे डीसी के हों, उनमें उनकी पावर कंजम्पशन रेटिंग, यानी कि वो कितनी एनर्जी ले रहे हैं पर यूनिट टाइम, यानी कि हमारा बिल कितना आ रहा है। समझ में आई ना बात, ये है ना। तो आप लिख लो यहां पे, है ना, ऐसे लिख लो, पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की पावर रेटिंग कैसे होती है ना। पावर रेटिंग, जैसे मान लिया बल्ब है ना, बल्ब है या फैन है ऐसे करके, या कुछ भी है मान लिया ऐसे करके, है ना, तो उसकी पावर ऐसे लिखी होती है, जैसे कि बल्ब है 100 वॉट का और वो चलेगा मान लिया 220 वोल्ट पर, तो ये वॉट लिखा रहता है और ये वोल्टेज रहता है ना। जैसे मान लिया पंखा है 200 वॉट का और वो वोल्टेज है उसकी 220 वोल्ट। तो यानी कि जैसे मान लिया आप मेरे को अपने घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट की वॉट बता सकते हो, वॉट पावर रेटिंग, कुछ भी यदि आपको पता है तो कुछ भी बता देता हूं। जैसे मान लिया पहले तो जब हम थे तो बल्ब आते थे बड़े बड़े ऐसे 100 वाट के, 200 वाट के, 500 वाट के, मतलब 100 वाट का बल्ब है। अब एलईडी आ रही है, ये लो पावर कंज्यूम करती हैं, जैसे 10 वाट की एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब। समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये है कि ये 10 जूल पर सेकंड एनर्जी लॉस करता है, यानी कि पीता है, आप ऐसे कह सकते हो 10 जूल पर सेकंड एनर्जी, है ना, लेता है, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात। अब 10 वॉट की एलईडी है, हमें तो चाहिए रोशनी, हमें तो लाइट चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ऐसे चेंज हो गई है कि पहले 100 वॉट का येलो कलर का बल्ब इतनी रोशनी देता था, इतनी लाइट देता था कि वो 10 वॉट की एलईडी जो आज की डेट में आती है उससे कम ही रहती थी और उससे बेकार रहती थी रोशनी। समझ में आई बात। लेकिन जब भी हम वॉट खरीदते हैं, मतलब कि एलईडी या कुछ भी खरीदें, तो 10 वॉट की ही बोलते हैं केवल। लेकिन अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये 10 वॉट की एलईडी 10 जूल पर सेकेंड एनर्जी लेगा कब,
जब ये 220 वोल्ट पे चलेगा। तो जो पावर रेटिंग है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो यहां पे तो पावर रेटिंग होगी, पावर लिखा होगा, साथ में यहां पे उसका वोल्टेज भी लिखा होगा कि उसे किस पोटेंशियल डिफरेंस यानी किस वोल्टेज के अक्रॉस लगाएं कि वो 100 वॉट की हीट दे या 100 वॉट की एनर्जी दे। बात समझ में आई ना? तो यहां वोल्टेज भी लिखा होगा। अब जब आप कभी कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के आओगे तो उसके रैपर जो होता है, जो कवर होता है कागज का या प्लास्टिक का, तो उसमें ये पावर रेटिंग लिखी होती है, साथ में यहां एम्पियर रेटिंग भी लिखी होती है। आई बात समझ में? एम्पियर। जैसे आप इलेक्ट्रिकल चार्जर देखोगे, है ना, चार्जर देखना, मैं लेकर के आता हूं अभी। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल चार्जर है ना, इस पे तो एम्पियर रेटिंग लिखी हुई है ऐसे करके। यहां पे देखोगे ना आप कहीं ना, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अब आपको देखनी है, यहां पे लिखी हुई है 100 टू 220 240 वोल्ट 50 60 हर्ट्ज 0.2 एम्पियर, है ना, ये तो चार्जर है। लेकिन जैसे आप बल्ब, पंखा, फैन, कूलर वगैरह देखोगे, एसी वगैरह देखोगे, तो यहां वोल्टेज और वॉट लिखा रहता है। तो उस चीज को आप ध्यान में रखना। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं अभी आपको। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, इंपोर्टेंट नोट आप इसे लिख सकते हो कैसे कि जब भी कोई आप जैसे मान लिया बल्ब लेके आए, ऐसे ये बल्ब लेके आए आप, है ना, और ये लिखा हुआ है, मान लिया ये लिखा हुआ 50 वॉट 220 वोल्ट, तो इसका मतलब ये होता है, मैं लिख देता हूं, इफ इट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट पावर सप्लाई 50 वॉट और 50 जूल पर सेकेंड एनर्जी विल बी लॉस। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात यह है कि जब भी आपको पावर रेटिंग दी हो, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ऐसे करके, है ना, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, वो देखो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर को यूज करना आप रेजिस्टेंस, है ना, और रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P से फाइंड करना है। इसका ऐसे लिख लेता हूं, रेजिस्टेंस विल बी फाउंड, रेजिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट will be found using this formula only। जैसे कि मान लिया बल्ब है 50 वाट 220 वोल्ट पे, यानी 220 वोल्ट पे लगाओगे तो 50 वाट फूकेगा ये, तो जो रेजिस्टेंस होगा इसका, हाँ भाई यहां पे लिख दूं, रेजिस्टेंस कितना, V स्क्वायर अपॉन P, यानी 220 का स्क्वायर अपॉन 50, यानी 220 इंटू 220 अपॉन 5050, तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 इंटू 22, तो कितना जाएगा भाई, 8888, 8 दूनी 16 और 17 इक्वल टू 768 जू ओम रेजिस्टेंस आ गया। किसका रेजिस्टेंस? बल्ब की पावर रेटिंग से आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना है, हमेशा ही ये निकालना है। बात समझ में आई? देखो ध्यान से देखो, अगर जो मैं पावर रेटिंग की बात करूं, जैसे ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस इतना आया, तो ध्यान दो, अगर जो ये 220 वोल्ट पे लगाओगे तब 50 वाट फूकेगा, तो अगर जो मैं वोल्टेज कम पे लगाऊं, यदि मान लिया हमारे घर में वोल्टेज ही नहीं आ रहे, जैसे कंपनी ने, है ना, मैं बता देता हूं, कंपनी ने एक बल्ब बनाया, चलो छोड़ो, कंपनी बल्ब जो है वो 50 वॉट 220 वोल्ट का है, यानी कि इसी की बात कर रहे हैं हम, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बार बार 220 वोल्ट पे लगाओ 50 वॉट फूकेगा, ये है। बट
यदि पावर सप्लाई जो है, पावर सप्लाई हमारे घर में एट होम कितनी आ रही है भाई, मान लिया 110 वोल्ट आ रही है, कम आ रही है, तो तब भी क्या ये 50 वॉट ही फूकेगा एक सेकंड में? नहीं, कम फूकेगा, क्योंकि इसे उतना, जैसे मान लिया कोई कंपनी कोई इंस्ट्रूमेंट बनाती है, तो वो ये देख करके बनाती है कि आपको इस इंस्ट्रूमेंट को अपने घर पे जाकर के कितने वोल्टेज पे लगाना है, तो वो लिख के देती है 220 वोल्ट पे लगाओगे तो 50 वोल्ट पाओगे। अब मान लिया आपके घर में कम पावर आ रही है, कभी कभी डिम हो जाती है लाइट, वैसे आजकल तो नहीं होती है, आजकल तो आपने देखी भी नहीं होगी, हमारे टाइम पे मतलब थोड़े साल पहले हमारे देश में जो लाइट का फ्लक्चुएशन है बहुत ज्यादा हो जाता था, कम ज्यादा ऐसे लाइट आती थी, है ना, तो अब तो नहीं आती। लेकिन आप सपोज कर लो ऐसा क्वेश्चन है कि कंपनी ने 220 वोल्ट पर ऑपरेट करने के लिए एक 50 वॉट के बल्ब को बनाया, लेकिन हमारे पावर सप्लाई घर पे 110 वोल्ट है, तो अब इसमें से पावर डिसिपेशन कितना होगा, ये है फाइंड पावर डिसिपेशन, पावर या ऐसे लिख लो हीट लॉस, फाइंड हीट लॉस पर यूनिट टाइम, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के लेवल से भी और जेई मेंस और नीट के लेवल से भी, है ना। जैसे कि पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको किसी बल्ब की ऐसे करके, है ना, यूं करके पावर रेटिंग दी हो, हाँ भाई कितनी पावर रेटिंग दे रखी है, 50 वॉट 220 वोल्ट, तो ये तो पावर दे दी, ये वोल्टेज दे दिया, तो सबसे पहले काम है जो कंपनी ने बल्ब बना के दिया है उसका रेजिस्टेंस निकाल लो इस फॉर्मूले से, यानी कि पावर रेटिंग से रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब आप ये लगाओगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका, मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं कैलकुलेशन करने का तरीका ही बता रहा हूं, V स्क्वायर अपॉन P, ये आ गया रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस तो आ गया, लेकिन बल्ब जो है हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो कितनी है, 110 वोल्ट है, क्लियर है क्या बात। अब हमने इस बल्ब को लगाया ऐसे करके, है ना, इस बल्ब को हमने लगा दिया ऐसे करके 10 वोल्ट पे, तो इसमें से जो हीट लॉस होगी वो P डैश कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे, आप इसे ऐसे समझना, P डैश विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R से ही निकलेगी, लेकिन यहां पे V क्या हो गया, V डैश हो गया, और रेजिस्टेंस ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस तो बल्ब का होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है बल्ब का, रो एल अपॉन ए, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और शेप एंड साइज पे। तो जो बल्ब आ गया एक बार, उसकी रेजिस्टेंस तो हमेशा फिक्स रहता है, और रेजिस्टेंस जो फिक्स होगा वो हमेशा पावर रेटिंग से निकलेगा, लेकिन यदि आप वोल्टेज उसके अक्रॉस कम या ज्यादा कर दोगे, है ना, तो उसकी पावर डिसिपेशन चेंज हो जाएगी, बात समझ में आई। यदि आप वोल्टेज को कम कर दोगे तो पावर डिसिपेशन चेंज हो जाएगी, और वो कैसे आएगा, V डैश कितना है, V डैश 100 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कैसे निकाला, रेजिस्टेंस यहां से निकाल लिया 220 अपॉन 50 का स्क्वायर 110, तो 50 का स्क्वायर अपॉन 110 अपॉन 220 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर बटे 4, तो 25 इंटू 25, है ना, आर ये गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन, जो R है अपॉन 50 है, अंडर 10 220 का स्क्वायर 50 अपॉन 4, है ना भाई, यही बैठेगा ना, और 12.5 वॉट, तो यानी कि अब ये केवल 12.5 जूल पर सेकंड एनर्जी लॉस करेगा। कितना हो गया पावर, 12.5 वॉट। था कितने वॉट का, था ये 50 वॉट का, लेकिन कब, जब 220 पे लगाएं, लेकिन अगर जो 110 पे लगाया तो ये पावर लॉस इसका कम हो जाएगा, यानी कि कम रोशनी देगा, फिर ये कम वोल्टेज।
अच्छा, एक तो ये सवाल आता है, तो आप रेजिस्टेंस निकाल लेना जब भी आपको इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट दे कंपनी वाले, तो पावर रेटिंग उस पर लिख के देंगे, उसकी हेल्प से आप उसका रेजिस्टेंस निकालोगे और फिर कर दोगे। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए कि जनरल नॉलेज भी है और पूछते भी हैं, है ना। मैं आपको एग्जांपल करके देता हूं। जैसे मान लिया हमारे पास बल्ब है ना, ये बल्ब है, बल्ब B1, और इसकी पावर रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट, है ना, बल्ब B1। एक दूसरा बल्ब है ना, ऐसे ऐसे करके, ये बल्ब है B2, इसकी पावर रेटिंग है 50 वॉट 220 वोल्ट। क्लियर है के बाद? मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। अच्छा, अब ये है, तो हमारे पास जो पावर सप्लाई है, मान लेते हैं 220 वोल्ट पावर सप्लाई है। पहला, फर्स्ट, व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि आपने इन बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। कैसे? एक बल्ब तो यहां पे आ गया, ये B1 हो गया, और दूसरा बल्ब यहां पे आ गया, ये B2 हो गया। तो पावर सप्लाई से आपने पैरेलल में कनेक्ट करा ना, तो विच विल ब्राइट मोर, कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? दो बल्ब लाओगे और उन्हें पैरेलल में लगाओगे, तो पूछो कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, है ना। दूसरा, व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि दोनों बल्ब को आप सीरीज में कन्वर्ट कर लगाएंगे। हाँ भाई, B1 और B2, है ना, सीरीज में हम लगाएंगे, तो बताओ कौन सा वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा? विच विल ब्राइट, है ना, या विच विल ग्लो मोर, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? आप मेरे को आप बताओ, यदि आपके घर में आपने देखा होगा सारी ट्यूबलाइट तो एक जैसे या सारी एलईडी एक जैसी तो नहीं होंगी, है ना, तो कोई एलईडी ज्यादा लाइट देती है या कोई ट्यूबलाइट ज्यादा लाइट देती है और कोई ट्यूबलाइट कम लाइट देती है, तो ऐसा क्यों है? बताओ मेरे को जल्दी से। सिंपल आप ये कह सकते हो ना, जिसमें हमने ज्यादा पैसे दिए हैं वो ज्यादा रोशनी देगा, जिसने कम पैसे दिए हैं। हाँ, पैरेलल में डालते हैं, लेकिन जैसे मान लिया 100 वाट की एलईडी है, तो ये 100 वाट की एलईडी जो है, ये कहां है 100 वाट की, यानी कि यदि आप इसे 220 वोल्ट पे लगाओगे तो इस पे भी 220 वोल्ट। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस है, बल्ब का मतलब है रेजिस्टेंस, ये रे ना, ये ना, बल्ब का मतलब है रेजिस्टेंस। आपने 220 वोल्ट पे ये R2 लगाया, ये R1 लगाया, समझे? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। तो V तो मतलब 220 वोल्ट पे ये 100 वॉट, ये कितनी एनर्जी लॉस करेगा? ये 100 जूल पर सेकेंड, और ये कितनी लॉस करेगा बताओ? ये जो भी लॉस करेगा ये 50 जूल पर सेकेंड। तो रोशनी कौन सी देगा? इस सेम, देयरफॉर B1 विल ग्लो मोर, ये ज्यादा आपको रोशनी देगा। तो ऐसा ही होता है, आप जब लेकर के आओगे हमारे घरों में जो पॉइंट लगे होते हैं ना, वो जो पावर सप्लाई, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे घरों में, वो सब मेन पावर सप्लाई से पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। चाहे आपके घर में पंखा हो, चाहे एलईडी हो, चाहे चार्जर पॉइंट हो, चाहे फ्रीज हो, चाहे गीजर हो, सब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। आई बात समझ में? लेकिन अगर जो मान लिया आपने गलती कर दी, आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मैं बताऊंगा इसे भी, सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिया, समझ आई ना बात? तो अब इसमें कौन सा ग्लो ज्यादा करेगा?
कम पावर वाला ज्यादा ग्लो करेगा। कम पावर वाला कौन सा है? ये ज्यादा ग्लो करेगा। क्यों करेगा वो मैं अभी बताता हूं, कॉपी कर लो तेजी से जितना भी है अभी। अगर जो आप पैरेलल में लगाओगे जैसे लगाने चाहिए, तो जो ज्यादा वाट का होगा वही ज्यादा हीट देगा, और जो कम वाट का है वो कम जलेगा। लेकिन अगर जो आपने सीरीज में लगा दिया, जो कि आपको नहीं लगाने चाहिए, कभी कभी जरूरत भी पड़ सकती है, ऐसा नहीं है, तो जो कम वाट का है वो ज्यादा चमकेगा, और जो ज्यादा वाट का है वो कम चमकेगा। क्यों ऐसा होगा? यहां पे देखो, जो अगर जो इसका बेसिकली क्या होता है, ये तो दो रेजिस्टेंस है, R1 और R2, ऐसे करके रेजिस्टेंस है ना। तो जो इनका रेजिस्टेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि किसी बल्ब का पावर रेटिंग W/V है, यानी कि वॉट पर यूनिट वॉल्यूम है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? P²/V से निकलता है ना, सॉरी, V²/P से रेजिस्टेंस निकलता है। बात समझ में आई? तो दोनों के वोल्टेज तो देखो सेम है, दोनों के वोल्टेज क्या है? सेम है। इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, ये कम है। तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल टू पावर, लेकिन इसकी पावर P1, इसकी पावर किसकी ज्यादा है? P1 इज, सिंस P1 इज ग्रेटर देन P2, इसकी पावर ज्यादा है, P1 ज्यादा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1, तो R1 और R2 में कौन सा ज्यादा होगा? इसलिए R1 इज लेस देन R2, यानी कि इसका रेजिस्टेंस है कम, R1 कम है और R2 ज्यादा है। साथ में ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, है ना, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसके नीचे लिखेंगे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, therefore करंट इज सेम। दोनों में क्या सेम होगी? करंट। जब दोनों पैरेलल में लगे हुए थे तो क्या सेम होता है? वोल्टेज। अब दोनों में करंट सेम है, तो जब दोनों में करंट सेम है और इसका रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2 है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI²R V²/R। तो जब करंट और रेजिस्टेंस पता हो तो हम पावर को लिखते हैं I²R। समझ में आई बात? तो इसमें से जो पावर लॉस होगी P1 मान लेते हैं, इसमें से जो पावर लॉस होगी वो P2 मान लेते हैं। तो P1 जो होगा वो करंट तो I है, इसमें भी I, इसमें भी I, R1, और P2 R2। समझ में आ रही है बात? तो बताओ, यानी कि P जो है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर ज्यादा डिसिपेट होगी, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? सिंस R2 इज ग्रेटर देन R1, इसलिए P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी कि मीन बल्ब B2 विल ग्लो मोर because more heat lost per unit टाइम, ये है। तो कम वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकता है। यदि उसे जो आप बल्ब को पैरेलल में लगाओगे तो जिसकी पावर ज्यादा है वो ज्यादा चमकेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, और जिसकी पावर कम है वो कम ग्लो चमकेगा। कब? जब पैरेलल में लगाओगे। जब सीरीज में लगाओगे तो उल्टा हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और कराता हूं इसमें, है ना, एरर एनालिसिस का ही है। देखो, वो जो हमने पहला चैप्टर एरर एनालिसिस पढ़ा था उसका यूज कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में हो जाता है ना। अब आप देखो, मान लेते हैं इफ द करंट इन resistance, if current in resistance in an electric bulb is decreases by
डिक्रीजेस बाय 0.1%, चलो 0.3% लिख लेते हैं। देन हाउ मच पावर इन बल्ब विल चेंज, कितनी पावर चेंज हो जाएगी। ध्यान से सुनो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब में करंट चेंज होगी। देखो बल्ब का मतलब तो यही होता है भाई, ये बल्ब है हमारा, समझ में आई ना बात, ये बल्ब है। बल्ब का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस। अब पावर में यदि किसी रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो हो रही है तो पावर कितनी डिसिपेट होगी, I²R। तो यदि इसमें करंट डिक्रीज होगी तो इसमें से पावर भी रिड्यूस होगा ना, होगा, पावर रिड्यूस हो गया। तो वो ये कह रहा है कि करंट डिक्रीज होती है 0.3% से, तो पावर कितनी डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो कैसे, P = I²R। परसेंटेज ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, -DI/I इंटू 100 दिया हुआ है। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि करंट डिक्रीज होती है 0.3% से, ये दे रखा है DI/DI। तो हमें निकालना है पावर कितनी चेंज हो जाएगी, तो हमें निकालना है dP/P इंटू 100 निकालना है अपने को, परसेंटेज चेंज इन पावर। ध्यान से देखो, ये तो होता है चेंज, ये होता है रिलेटिव चेंज, और ये होता है आपका परसेंटेज चेंज। ये होता है रिलेटिव चेंज, ये होता है चेंज, पहले भी मैंने लिखाया था, दोबारा बता देता हूं, ये होता है रिलेटिव चेंज और ये होता है परसेंटेज चेंज। तो जब चेंज बहुत छोटा हो, कितना है 0.3, अगर जो मान लिया 10% 20% चेंज होता तब ऐसे नहीं करते, लेकिन अगर जो बहुत छोटा सा चेंज है तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, इसमें रेजिस्टेंस तो बदलेगा, तो जब करंट इसमें चेंज होगी तो पावर डिसिपेशन भी इसमें चेंज होगा। कैसे निकालेंगे, dP/P = 2 इंटू DI/I, और R तो क्या है, कांस्टेंट है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, कैसे करते थे हम 11th में, लॉग ले लेते थे इसका ऐसे करके, और फिर डिफरेंशिएट करते थे dP/P 2DI/I, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो dP/P = 2DI/I। क्लियर है क्या बात। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ΔI दिया हुआ है, dP/P इंटू 100 = 2 इंटू DI/I इंटू 100, और ये कितना है भाई, ये है -0.3, यानी कि -0.6% से पावर भी माइनस में आ रही है ना, पावर भी कम हो जाएगी, है ना। पावर विल रिड्यूस, यहां लिख देता हूं, पावर विल रिड्यूस्ड बाय 0.6%। तो इस तरीके क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको तो कर लेना आप, है ना। छोटा परसेंटेज चेंज, अगर जो मान लिया चेंज बड़ा होगा तो फिर P2 - P1/P1 इंटू 100 से ही करेंगे, बात समझ में आई ना, ऐसे करके। लेकिन अभी चेंज छोटा है तो डिफरेंशिएशन से कर देते हैं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें बताता हूं, पावर में इतना ही है। देखो पावर में मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको पावर में इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिए। अब जो पावर के क्वेश्चन आएंगे वो आगे भी आते रहेंगे। तो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया तो उसे हम यूज कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था सेम उसी टाइप से हम रेजिस्टेंस में भी पढ़ेंगे, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर था ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी है। साथ में दो कॉम्बिनेशन होंगे, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन
मान लिया तीन रेजिस्टेंस R1 R2 को, है ना, R1 R2 R3 को इस तरीके से एंड टू एंड जोड़ दिया। इफ थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एक का एंड दूसरे का शुरू, एंड टू एंड, as shown in figure, they are said to be in series. दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सीरीज, जब आप सीरीज में ऐड करते हो तो तीनों में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू all resistances is same। तो देखो, अब हमें इसके इक्विवेलेंट, मान लिया हमने ए और बी के बीच में तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो मेरे को इसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बताना है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये मेरे को बताना है। समझ में आई ना बात? तो क्या करेंगे अपन, जब हम कनेक्ट करते सीरीज में करंट तो सेम रहेगा, लेकिन उसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे, यानी कि जो टोटल वोल्टेज है बैटरी का वो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, इसमें से कुछ इधर है ना, चला जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, और इसके बराबर में आप एक चित्र ऐसा बना लेना, और मेरे को इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। कहने का मतलब यह है कि बैटरी से ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसका प्रभाव इस सर्किट के बराबर ही हो, है ना। तो मैं लिख देता हूं, व्हाट इज V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, V2 इज द अक्रॉस R2, V3 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, है ना। सिंस बैटरी EMF is distributed across all resistance, therefore, हाँ भाई, ये V जो है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता है। हाँ भाई, तो बोर्ड पे देखो, इधर ये V1 है, ये रेजिस्टेंस R1 है। फॉर रेजिस्टेंस R1, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। रेजिस्टेंस R2 के लिए क्या होगा, इसके अक्रॉस V2 है पोटेंशियल डिफरेंस, और I और करंट R2, I इंटू R2। R3 के लिए R3, सही है बात, 4R3। अच्छा, इसके अक्रॉस भी करंट उतनी ही जानी चाहिए जितनी इधर जा रही थी। 4R इक्विवेलेंट क्या करूं, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन वोल्टेज को यहां पे रख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखेंगे, I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 की जगह I इंटू R2, I इंटू R3। करंट कैंसिल हो जाएगी, तो जो R इक्विवेलेंट होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाते हैं, जैसे कि पैरेलल में कैपेसिटर हो जाते थे। रेजिस्टेंस यदि सीरीज में है तो ये R1 प्लस R2 हो जाते हैं, कैपेसिटर के जस्ट अपोजिट है। अच्छा, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा बेटा,
पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिख लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लगाएंगे हम रेजिस्टेंस को, जैसे कैपेसिटर को लगाया था ऐसी रेजिस्टेंस को लगा देंगे, लाइक दिस R1 A और B, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस सर्किट के इक्विवेलेंट इन तीनों को जोड़ के ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है कि उसे यदि हम ऐसी ही बैटरी से लगाएं और उतनी ही करंट इसमें जाए जितनी इसमें जाती है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो बोर्ड पे देखो, व्हेन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैं लिख देता हूं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो ये V है तो यहां 0 यहां V, ये तो हमें समझ में आता है, तो यहां भी V और यहां भी 0 है ना। तो यहां भी V, यहां भी V, यहां भी V, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो भाई, आई बात समझ में, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल सब में भी, और यहां 0 0 0, आई बात समझ में, है ना। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। कॉपी करो, देखते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट तो ये हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज सेम, है ना, एंड करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये करंट है, यहां पे इसमें से करंट कितनी गई I1, इसमें कितनी गई I2, इसमें कितनी गई I3, तो करंट जो होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई बात? अच्छा, अब यहां देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4R1। बताना जरा, यदि ये R1 है तो यहां वोल्टेज कितना है V, यहां 0, और करंट कितने इसमें I1, तो क्या लिखूंगा मैं I1 V माइनस 0 अपॉन R1, लिखा था ना V1 माइनस V2 अपॉन R, यानी कि V अपॉन R1। सिमिलरली I2 क्या होगी, V अपॉन R2, I3 अपॉन V अपॉन R3। और इसके लिए देखो, हाँ भाई, ये 0 V, तो ये भी V और ये भी 0, और करंट कितनी जा रही है I, है ना। 4 R इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू V माइनस 0 अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R क्यूब, I1 V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये वैसा ही है जैसा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के लिए होता था। अच्छा, अब मैं इसके थोड़े थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूं, तो आप मेरे को बताना भाई, सीरीज में और पैरेलल में ध्यान रखना, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, 3 ओम और 6 ओम के, है ना, ए और बी ऐसे करके। तो हमें यह बताना है कि इसमें से करंट कितनी जा रही है। मान लिया हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या करेंगे हम, है ना, फाइंड करंट थ्रू बैटरी। बात समझ में आ रही है नहीं? इस बैटरी से कितनी करंट निकल रही है ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताओ, फाइंड करंट थ्रू बैटरी। बोर्ड पे देखो, हम क्या करेंगे, ये 10 वोल्ट की बैटरी तो है ही सही, हम ए और बी के बीच एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेंगे। हां भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, ठीक है, R1 R2, तो ए और बी के बीच
1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी कि R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। तो आर ए बी पता है कितना होगा फिर, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपको ध्यान रखना है ऐसे करके, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ध्यान रखना है आपको। दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है तो आपको R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाना है। ये हमेशा जैसे कैप्चर में था उसका उल्टा हो गया। और 3 और 6 यदि पैरेलल में होंगे तो 2 ओम रेजिस्टेंस आता है, इसका ध्यान रखना। कैसे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 ओम। तो बैटरी कितनी है भाई, 10 वोल्ट की, तो कितनी आएगी करंट, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर इज द करंट इन दिस सर्किट।